नमस्कार, मैं डॉक्टर राम आशीष श्रीवास्तव, सहायक प्राध्यापक विधि, गोविंद सारंग शासकीय विधि महाविद्यालय, भाटापारा, छत्तीसगढ़। आज हम राज्य के नीति के निर्देशक तत्व के अंतर्गत लेक्चर के वीडियो क्रमांक 2 के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। अब हम यहाँ पर मूल अधिकार एवं राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों के बारे में कुछ सामान्य चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों में कौन कौन से अंतर पाए जाते हैं। जैसा कि मूल अधिकार के परिवर्तन के लिए न्यायालय में जाया जा सकता है और इनको न्यायालयों में लागू कराया जा सकता है। वहीं राज्य के जो नीति के निर्देशक सिद्धांत हैं, न्यायालय द्वारा इनको लागू नहीं किया जा सकता है। अर्थात राज्य के नीति के निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, जबकि मूल अधिकार वाद योग्य है। ऐसा भारत के संविधान में उपबंध किया गया है। मौलिक अधिकार नकारात्मक है, जबकि निर्देशक सिद्धांत सकारात्मक है। मौलिक अधिकारों की प्रकृति इस रूप में नकारात्मक है कि वे राज्य के किन्हीं कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं। इसके प्रतिकूल नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य को किन्हीं निश्चित कार्यों को करने का आदेश देते हैं। अब हम यहाँ पर अगला देखेंगे, जहाँ मौलिक अधिकार के द्वारा राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना की गई है, वहीं नीति निर्देशक सिद्धांत के द्वारा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना होती है। मूल अधिकार एवं राज्य के नीति के निर्देशक तत्व में मूल अंतर यह है कि मूल अधिकारों को या मूल अधिकारों के अतिलंघन पर न्यायालय में जाकर इन अधिकारों को प्रवर्तित कराया जा सकता है एवं राज्य के नीति के निर्देशकों के लिए न्यायालय में राज्य को बाध्य नहीं किया जा सकता है कि इन विषयों पर या इन संबंध में विधि बनाए ही। यह राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह इन विषयों पर विधि बनाए या ना बनाए। मूल अधिकारों और नीति के निर्देशक तत्वों में कई प्रकार से विवाद रहे हैं शुरू से, और यह एक प्रश्न का विषय रहा है कि दोनों में से कौन उच्च है या फिर कौन प्रभावी होंगे। तो यहाँ पर मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों में सर्वोच्चता के प्रश्न को लेकर कई मामले आए हैं, जिनमें मद्रास राज्य बनाम चंपकाकम दुरायराजन का वाद है, जो कि 1951 में आया। इस मामले में उच्चतम न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न आया कि मूल अधिकारों और निर्देशक तत्वों के विरोध की स्थिति में किसको
सर्वोच्च स्थान दिया जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यहाँ पर अभी निर्धारित किया कि भाग 4 एवं भाग 3 के मध्य विरोध होने पर न्यायालय में मौलिक अधिकारों जो कि भाग 3 के अंतर्गत प्रदत्त किए गए हैं को अधिमान दिया जाएगा। निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों के सहायक के रूप में उल्लिखित किया गया। नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी बनाने के लिए 1991 में प्रथम संविधान संशोधन और 1955 में चौथा संविधान संशोधन तथा 1965 में 17वां संविधान संशोधन किया गया। केरल एजुकेशन बिल के मामले में उच्चतम न्यायालय ने मत व्यक्त किया कि यद्यपि नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकारों पर अभिभावी नहीं हो सकते, तथापि मूल अधिकारों के विस्तार को निर्धारित करते समय नीति निर्देशक तत्वों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। संविधान के 25वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा संसद ने नीति निर्देशक तत्वों के महत्व को बढ़ा दिया। इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 में एक नया अनुच्छेद 31 जोड़ा गया, जो राज्य को अनुच्छेद 39 के खंड ख और ग में उल्लिखित निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए विधि बनाने की शक्ति देता है। ऐसी विधि इस आधार पर शून्य नहीं होगी कि वह अनुच्छेद 14 एवं 19 के द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों का अतिक्रमण करती है। इस प्रकार 25वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 39 ख और ग में उल्लिखित निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्रभावी बनाया गया। यहाँ पर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में 25वें संविधान संशोधन में उल्लिखित निर्देशक तत्वों के महत्व को स्वीकार करते हुए अभिनिर्णित किया गया कि संविधान का भाग 4 उस सामाजिक तथा आर्थिक क्रांति को लाने के लिए बनाया गया है जिसकी पूर्ति स्वतंत्रता के बाद ही होनी थी। भाग 4 की उपेक्षा का अर्थ है संविधान में उल्लिखित शक्ति राष्ट्र को दिखाई गई दिशाओं तथा उन आदर्शों की उपेक्षा करना जिन पर हमारे संविधान का निर्माण किया गया है। निर्देशक तत्वों का निष्ठापूर्वक पालन किए बिना संविधान में परिकल्पित कल्याणकारी राज्य की प्राप्ति असंभव है। बयालीसवें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अनुच्छेद 31 खंड ग का विस्तार करते हुए भाग 4 के सभी नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकार पर प्राथमिकता दी गई। मिनर्वा
मिल बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की पूर्ण खंडपीठ ने 4:1 के बहुमत से 42वें संविधान संशोधन द्वारा किए गए अनुच्छेद 21 के विस्तार को असंवैधानिक घोषित करते हुए इसे संविधान के मूलभूत ढांचे का उल्लंघन घोषित किया। इस निर्णय के अनुसार न्यायालय के नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए मूल अधिकारों को समाप्त करना आवश्यक नहीं है। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। भाग 3 एवं भाग 4 के बीच संतुलन भारतीय संविधान की आधारशिला है। अर्थात नीति निर्देशक तत्व के लक्षण हैं जिन्हें हमें प्राप्त करना है। अर्थात नीति के निर्देशक तत्व वे लक्ष्य हैं जिन्हें हमें प्राप्त करना है और मूल अधिकार वे साधन हैं जिनके माध्यम से उन लक्ष्यों को प्राप्त किया जाना है। मिनर्वा मिल्स में 21 के विस्तार को 42वां संविधान संशोधन अधिनियम समाप्त कर यह निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 21 किसी विधि को तभी संरक्षण प्रदान कर सकेगा जब वह अनुच्छेद 39 ख तथा ग के निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए हो तथा वह अनुच्छेद 14 एवं 19 में वर्णित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हों। अन्य निर्देशक तत्वों तथा मौलिक अधिकारों में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता रहेगी, किंतु दोनों को महत्व प्रदान करते हुए संतुलन कायम करने पर बल दिया गया। यह वीडियो BA LLB एवं LLB के छात्रों की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। यह वीडियो प्रतियोगी परीक्षाओं को दृष्टि में रखते हुए नहीं बनाया गया है। धन्यवाद।